धन्यवाद सर। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर मैं बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे आप मेरे विचार यहाँ पे सामने रख रही हूँ। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ, जिसमें हमारी एक अपेक्षा थी कि वो अभिभाषण सभी को लेकर, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सहनाव हो तो, अभी जटिया जी बोल रहे थे सहनाव हो तू सहनव भुलक तू, लेकिन जब समाज में सब लोग साथ में रहते हैं, उसी समाज में सिर्फ चंद लोगों को साथ में लेके कुछ लोगों को बाजू में रख के हम आगे नहीं जा सकते, ये हमें सिखाया गया है और ये कांग्रेस की राजनीति है। सर, मैं आपके माध्यम से यहां से बोलना चाहूंगी कि काले धन का इतना जिक्र बार बार हुआ जाता है। कृपा करके यहाँ पे प्रधानमंत्री हो या अर्थमंत्री हो, इस सदन में हमें आंकड़े दे दे कि उन्होंने जो नोटबंदी का निर्णय कर दिया, उस नोटबंदी की वजह से कितना काला धन वापस आ गया, कितना जो टेररिज्म था वो कितना कम हो गया, उसके आंकड़े अगर हमें मिल जाए तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। सर, रसोई के लिए उन्होंने बोला है राष्ट्रपति जी ने कि ऊर्जा स्कीम कर दिया है और बहुत ही भारी पैमाने पे हमने रसोई घर में गैस पहुंचाने का काम किया है। मैं तो समझती हूँ जितना खर्चा उन्होंने गैस पहुंचाने के लिए किया, उससे कितना भी ज्यादा खर्चा उन्होंने एडवर्टीजमेंट, हर पेट्रोल पंप पे आप जाइए प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो और गैस की सब्सिडी छोड़ो, इस तरह से उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट करके खुद का बहुत बड़ा बोलबाला इस यहाँ पे कर दिया है। खुले में शौच करने के लिए उन्होंने बहुत एडवर्टीजमेंट तो होती है, लेकिन आज भी जमीनी हकीकत यह है कि खुले में शौच हो रहा है, गांव-गांव में हो रहा है। अर्थात इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि ये बात अच्छी नहीं है, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन खुले में शौच का बंदोबस्त अभी तक हुआ नहीं है। सर, सबसे ज्यादा बात जो मैं करना चाहूंगी 3 मुद्दों के ऊपर, एक किसान का मुद्दा जो मैं यहाँ पे उठाना चाहती हूँ। बहुत ही बदतर हालत में आज देश का किसान जूझ रहा है। किसान के लिए अगर देखा जाए तो जब नोटबंदी का हुआ, नोटबंदी के समय में बहुत सालों के बाद हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश हुई थी और बारिश के बाद हमें लगा था कि अब हमारे अच्छे दिन कम से कम आ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से जब नोटबंदी का निर्णय डिक्लेयर हो गया, नोटबंदी का निर्णय 8 नवंबर को हो गया, जब हमारा खरीफ का माल किसानों का बाजार में जाना था, तब वो माल को आधे भी रुपए से कम रुपए हमें मिल गए और बहुत ही हमारी परिस्थिति परेशान हो गई। सर, रबी का सीजन शुरू हो गया था तब, और रबी के लिए जब हमें बोना है, बीज लाना है, हमें सब खेत के काम करने हैं, रबी के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। ये हमारे किसानों की हालत हो गई। और आज मुझे बहुत हंसी आती है कि जब बीजेपी का जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए सभी किसानों के लिए वो जब ढोल बजा के बोल रहे हैं कि हमें चुनकी दे दो, हम आपका किसान का कर्जा माफ कर देंगे, मुझे बहुत हंसी आती है कि हम इतने दिनों से मांग रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आत्महत्या किसानों की हो रही है, लेकिन वहां पे आपने उनको राहत नहीं दी। राहत नहीं, जैसे जीरे की ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं, उस तरह से हमें 60 दिन का कर्जा, सिर्फ कर्जे का ब्याज, वो भी कर्जा भी नहीं, कर्जे का ब्याज माफ करने का ऐलान अर्थमंत्री ने करके हमारी क्रूर भारी हमारी एक मजाक उड़ाई है किसानों की। ये बहुत बुरा लगता है। सर, अगर यूपी में सरकार आएगी तो आप कर्जा माफ करेंगे बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार आ चुकी है, लोगों ने चुनकी दिया है, तो वहां के लोग क्यों नहीं रहते? हमारे मराठी में एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत है, मुझे मालूम नहीं उसको हिंदी में कैसे बोला जाता है, लबाड़ा घरचा आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही। जब किसी के मन में खोट होती है और वो अगर खाने पे बुलाता है, तो जब तक खाना नहीं मिलता तब तक वो खाने का मतलब नहीं है, उसके मन में खोट है, ऐसे हम समझते हैं। इसलिए ये सिर्फ बातें करते हैं, ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, अलग अलग योजनाएं, अलग अलग बड़े बड़े शब्द। बीजेपी का एक मानना पड़ेगा, ये शब्द कहां से संस्कृत उत्पन्न जाटिया जी निकाल के आप लोग लाते हैं कि हमें तक समझने तक लोगों को ऐसा कुछ बनाते रहते हैं, तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश ये लोग करते हैं। ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। दूसरी बात मैं सर महिलाओं के बारे में करना चाहूंगी, जिसकी बात जिक्र भी अहमद भाई ने भी किया, अहमद भाई पटेल ने जी भी किया था। और मैं बताना चाहूंगी कि हम बहुत आशा से देख रहे थे, 3 साल होने को हो गए हैं, और ये गवर्नमेंट आने के पहले उन्होंने ऐसे एक आश्वासन दिया था, हमें चुन के दीजिएगा, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, और हम आरक्षण देंगे 33% आरक्षण लोकसभा में देंगे, राज्यसभा में देंगे, विधानसभा में देंगे, ये हमें उन्होंने आश्वासन दिया था। सब देश की महिलाओं को लगा था कि शायद ये
बदलाव हो सकता है, शायद मोदी जी ये बदलाव कर सकते हैं कि दुर्भाग्य की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए भी कोई भी राहत इस सरकार ने नहीं दी। जो हमारे राजीव गांधी जी ने पहली बार पहल करके 33% आरक्षण पंचायत राज के माध्यम से हमें किया था और हमें अपना हक जताने की, और आज अगर हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं उसका कारण अगर है तो सिर्फ राजीव गांधी है। मैं जिला परिषद से आई हूँ, राजीव गांधी के आरक्षण के तहत चुन के आई हूँ मैं, और उसके बाद में लोकसभा और फिर राज्यसभा यहाँ तक आने का जो मेरा फासला है वो राजीव गांधी नहीं रहते तो हम यहाँ तक कभी आ नहीं सकते, ये मुझे मानना पड़ेगा। और ये आरक्षण का जो मसला है ये भी उन्होंने हमें यहाँ पर सिर्फ कागज के फूल दिखाने का काम कर दिया है। इंदिरा जी के लिए मैं एक लास्ट में बोलना चाहूंगी, इन्होंने सबका जन्म शताब्दी सबका मनाना जरूरी है, हमारे देश के भूषण है, लेकिन जिस इंदिरा गांधी ने इस देश को इतने साल राज किया, जिस इंदिरा गांधी को आयरन लेडी करके पूरे विश्व में पहचाना जाता है, जिस इंदिरा गांधी ने इस देश में पहली प्रधानमंत्री, आज के दिन भी अमेरिका जैसे प्रगत राज्य देश में कोई भी महिला प्रधानमंत्री, महिला अध्यक्ष नहीं बन सकी, लेकिन वो चमत्कार हमारे देश ने कई साल पहले किया है। और इंदिरा गांधी को नाम भी लेना ये लोग भूल जाते हैं, नाम लेने का सोचिए, उनकी भी 100 साल इसी साल में, इस ईयर में हो रहे हैं, उनका कहीं जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। पंडित जी का नाम भूल गए, उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी का उनका भी भूल गए, और राजीव जी जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी उनका भी नाम भूल गए। उनको ऐसे लगता है कि इन नाम लेने से लोगों को फिर वो स्मृति याद आएगी, स्मृति यानी स्मृति ईरानी नहीं, वो जो स्मृति ने जो उनको विचार है, विचार में जहन में आ जाएगा, और फिर उनके जो लोगों के जहन में अगर इंदिरा जी का नाम, राजीव जी का नाम, नेहरू जी का नाम, गांधी जी का नाम अगर आ गया तो फिर लोगों का दिमाग फिर कांग्रेस के प्रति कुछ हो सकता है, विचलित हो सकता है, और इस भय से ये इनका नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं एक ही कर बोलना चाहूंगी कि इस तरह से इतिहास बदलने से, इस तरह से इतिहास मिटाने से उनका नाम नहीं मिट जाएगा। उनका काम इतना बड़ा है, उनकी शहादत इतनी बड़ी है कि चाहे इंदिरा जी का नाम नहीं ले तो भी हर घर में इंदिरा जी, और इनके जो भी यहाँ पे बैठे हैं उनके भी घर में मालूम है, अगर इंदिरा जी का नाम लिया तो हर एक के घर में इंदिरा गांधी के लिए क्या भावना होगी वो मैंने बताने की जरूरत नहीं। और इतना छोटा मन दिखा के जो बड़ा होता है, जो राज करता है, जो राज्य करता करके बोलता है, उसको अपना दिमाग मन भी बड़ा करना चाहिए, उसका हृदय भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये लोग छोटे छोटे चीज में अपना मन छोटा दिखाते हैं। नेहरू जी का नाम जानबूझ के नहीं लेंगे, और हर कोई जो फ्रीडम मूवमेंट में कोई जो बड़ा बना है नेता, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर एक को अपने तरफ खींचने की ये लोग कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, मेरे खुद के नाना जी अब लक्ष्मी साहब, जो गदर मूवमेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया था, गदर मूवमेंट में जिन्होंने भाग लिया था, जिनको फांसी पे चढ़ा दिया था हुतात्मा विष्णु गणेश पिगड़े, उनको भी हमारे यहाँ के सांसद ने बोला ये तो आरएसएस के मूल के थे। तो इस तरह से जो भी दिखते हो कि इनके यहाँ कोई धरोहर है नहीं, ना उनके यहाँ कोई परंपरा है, ना उनको स्वतंत्र सेनानी का मतलब क्या होता है मालूम है, इसलिए हर कोई स्वतंत्र सेनानी या बड़ा व्यक्ति अपने साथ इतिहास से जोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, तो जो लाइन में जो लगे थे नोटबंदी के टाइम पे लोग, तो उन नोटबंदी में जो मर गए उनके लिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने बोला कि ये स्वतंत्र सेनानी है। उनको इतना भी समझ में नहीं आता कि स्वतंत्र सेनानी का क्या मतलब है। वो लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम भी, इतना बड़ा मन भी इन लोगों के पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह के अपने भाषण को समाप्त करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि इन 2-3 चीजों का अगर राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया होता तो हमें और आनंद होता, और खास तौर पे महिलाओं का आरक्षण करने की आवश्यकता है। सर आपने मुझे मौका दिया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर मैं उनका स्वागत करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद फॉर adhering to the time. Thank you.